स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड केमिकल काइनेटिक्स। और उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। मीन्स रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्टेंट जिस स्पीड से कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर उसे कहेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। आज हमें रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिस्कस करना है डिटेल में, इसकी यूनिट्स और कैसे इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन ली जाए व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, देन द डेफिनेशन इज़ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने ये नहीं कहा कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़, चेंज इन द कंसंट्रेशन, इट मीन्स इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज, एंड वी नो रिएक्टेंट्स अमाउंट ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट होगा तो वो रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होगा, प्रोडक्ट में। तो लगातार जैसे जैसे आपकी रिएक्शन फास्ट होती रहेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, लगातार रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता रहेगा। और जितना अमाउंट रिएक्टेंट का कम होगा उतना ही अमाउंट किसका बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल एट टाइम 0 मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, एंड सपोज आपने 10 मोल्स लिए हैं रिएक्टेंट के, तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 बनेगा ही नहीं, अभी रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई। नाउ सपोज एट टाइम 5 मिनट्स, एट टाइम 5 मिनट्स मीन्स रिएक्शन के स्टार्टिंग होने के 5 मिनट्स के बाद रिएक्टेंट्स रह गए आपके 6 मोल्स। अगर 6 मोल रिएक्टेंट रह गए हैं तो बाकी 4 मोल्स कहाँ गए, वो चेंज हो गए प्रोडक्ट के अंदर। और फिर सपोज आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ, आफ्टर 10 मिनट्स ये रह गए केवल 2 मोल्स, 2 मोल्स ही इसके रह गए। इसका मतलब स्टार्टिंग में 10 थे, फिर 6 रह गए, अब कितने रह गए, 2। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ कितने कम हुए, 8। वो 8 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आप, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो विद द टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट, कंटिन्यूसली कम हो रहा है, लगातार रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है। और यहाँ पर पहले 0 था, फिर ये 4 हुआ, अब ये 8 हो गया। इट मीन्स ये 0 से 4, 4 से 8, अमाउंट हमेशा लगातार बढ़ता रहा। तो क्योंकि यहाँ अमाउंट बढ़ रहा है, इट मीन्स जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज। सो अगर हमने जैसे अभी बात की थी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए, एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और बोथ, दोनों को अलग करके भी बोल सकते हैं। देन हाउ विल यू डिफाइन, देन यू विल राइट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कि किसी यूनिट टाइम में कितनी डिक्रीज आई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इसकी यूनिट्स को, कैसे इसकी यूनिट्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल का आना तो मस्ट है ही है, और यूनिट्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। विदाउट दैट यू विल लूज़ योर हाफ मार्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग ओनली रेट, रेट मीन्स यह रिएक्शन के लिए ही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। नाउ कंसंट्रेशन की यूनिट्स ये हमने अभी की थी वॉल्यूम सॉल्यूशन चैप्टर में, तो आपको क्या लेनी है, वो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, ऑल्दो
आप इसको सेकंड ले सकते हैं जब कुछ ना दिया हो, केवल आपको यूनिट ही डिफाइन करनी हो। बट अगर न्यूमेरिकल में वो मिनट्स में दिया है, आर में दिया है या सेकंड में दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड, इट मीन्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ओके, आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी कई टाइप की होती है। ठीक, फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल इसको जर्नल टर्म में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी व्हीकल स्टार्ट किया ड्राइव करना, फॉर एग्जांपल बाइक ही स्टार्ट की है, और आपने 0 से ये 10 किलोमीटर तक का एक डिस्टेंस कवर किया। ठीक, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया आपका, और इसके लिए टाइम लिया आपने 10 मिनट्स ही। इट मीन्स स्पीड क्या हो गई? 1 किलोमीटर पर मिनट या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट हो गए तो 60 किलोमीटर हो जाएगी, तो 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर मिनट की बात करोगे तो 1 मिनट पर मिनट। अब ये आपकी एवरेज आ गई 1 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर मिनट, और 60 किलोमीटर आवर इज़ दी एवरेज जो आपने 0 से 10 के बीच में काउंट की। कि आपने देखा कि कोई भी डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में कवर किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने जब बाइक स्टार्ट की तब भी वो सेम स्पीड थी और हर जगह आप सेम स्पीड से चले। शुरुआत में स्पीड आपकी बहुत कम रही होगी, फिर जैसे ही हाईवे आया आपकी स्पीड बढ़ गई, कहीं पर कोई ब्रेकर आया, कहीं टर्न आया, स्पीड डाउन हो गई। फिर आपने जब वहाँ रुकना होगा किसी जगह पे, उससे पहले भी थोड़ी स्पीड कम हो गई होगी। तो ये एक एवरेज स्पीड थी आपकी 1। एक्चुअल में कहीं पर आपने 70 किलोमीटर पर आवर भी चलाया होगा, कहीं 80 किलोमीटर भी आ गए होंगे, कहीं 90 भी पहुँचे होंगे और कहीं दोबारा से 10-20 भी पहुँच गए होंगे। तो हमने क्या किया, जस्ट 0 से 10 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया और उतने टाइम से उसको डिवाइड कर दिया, वो क्या हो गई उसकी एवरेज स्पीड। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में भी अब यहाँ पर किलोमीटर की बजाय आप मोल ले लो, 0 से 10 मोल। ठीक, अब उल्टा लेना पड़ेगा। वैसे अगर आप रिएक्टेंट को ले रहे हो फिर उल्टा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये सेम चल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो 0 से 10 की तरफ बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट को ले रहे हो फिर 10 से 0 जाएगा, क्योंकि उसका अमाउंट तो कम होना है। तो हम रिएक्टेंट की टर्म में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिएक्टेंट की टर्म में ही होते हैं। आपके पास पहले 10 रिएक्टेंट्स थे 10 मोल, और आफ्टर 10 मिनट्स वो 0 रह गए, मीन्स सारा रिएक्टेंट्स आपके यूज़ हो गए। और हुआ क्या, 10 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होने के लिए 0 मोल में कितने मिनट्स लगे? 10 मिनट्स लगे। इसका मतलब अगर एवरेज निकालें तो एवरेज क्या आएगी यहाँ पे? 1 मोल पर मिनट, 1 मोल पर मिनट। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 1 मोल पर मिनट। बट ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये रिएक्शन भी सेम स्पीड से चलती रही होगी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कोलिजन वाली बात। आपने यहाँ एक क्लोज वेसल लिया, शुरुआत में जब ये 10 मोल्स थे, मैं इसको 10 ही बना रहा हूँ, ठीक, तो इनके बीच में कोलिजन की फ्रीक्वेंसी या कोलिजन के चांसेस बहुत हाई रहे होंगे। अब इतने में 10 है, घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे। बट जब ये 5 रह जाएंगे, ठीक, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती रहेगी। शुरुआत के फर्स्ट मिनट में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, फिर उसके बाद और कम होती रहेगी, और लास्ट के मिनट में तो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, तो जब हमने किसी टाइम इंटरवल जैसे 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और समटाइम्स आवर्स ऑल्सो, वो डिपेंड करता है रिएक्शन स्लो है या फास्ट है यूनिट का।
तो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आएगा, एक यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया उसे कहेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट सेकंड इज इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस कैसे होगी? फॉर एग्जांपल यू आर ऑन द बाइक और आपके फ्रेंड का फ़ोन आया और आपने देखा मीटर पर अच्छी स्पीड चलाई हुई है, उसी समय बताया आपने कि अभी मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हूँ। अब सपोज उस समय आपकी वॉच में टाइम हो रहा था 9:30 सेकेंड। अब ये एग्जैक्ट टाइम पर आपकी स्पीड क्या रही? आप 80 बोल दो, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बिल्कुल इस एग्जैक्ट टाइम पर जो आपने स्पीड बताई वो क्या हुई? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही कोई रिएक्शन हो रही है और आपने रिएक्शन को बिल्कुल उसी टाइम पर मेजर किया कि कितने रेट पर, मीन्स किस स्पीड से रिएक्टेड चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उसे बोला गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स इन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड, some time interval is required, 1 minute, 2 minute, 10 minutes, some time interval is required, but in the instantaneous there is no time interval. So here delta t will have some value 1 2 3 4 5 minutes, but here delta t means time interval will be approximately 0, not equal to 0, but right at approaches or approximately it is equal to 0। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि अंडर विच कंडीशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस, और अब हो सकता है इसका उल्टा भी आ जाए। ठीक, तो एवरेज को कब इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। जो आपने टाइम इंटरवल यहाँ पर कुछ लिया है उसको अगर आप जस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास कर दो तो एवरेज विल बी टेकन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप सिंपल मेथड से मेजर कर सकते हैं, करेंगे इसको न्यूमेरिकल में ही, और इंस्टेंटेनियस के लिए केवल ग्राफिकल मेथड ही है, क्योंकि जब टाइम 0 दे दिया है तो आप जो चेंज आया है कंसंट्रेशन का, फॉर एग्जांपल डेल्टा आर, तो 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ तो ये आंसर नहीं आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है। मे बी ए क्वेश्चन देयर इन द बोर्ड विच मेथड इज सुटेबल और यूज टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देन यू विल राइट ग्राफिकल मेथड एंड विल डिस्कस दैट मेथड ऑल्सो। ओके, नाउ मीन्स मैंने बताया था आपको अभी, अब हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स आपको नोट्स में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि स्टडी करने में भी अधिक आसानी रहे आपको, क्योंकि समझना अलग बात है और उसको फिर अपने आप सेल्फ स्टडी करके लिखना अलग बात हो गई। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आपके पास इन रेट ऑफ रिएक्शन में ही नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जनरल एक्सप्रेशन एवरेज के लिए अलग है, इंस्टेंटेनियस के लिए अलग है, ऑल्दो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आपको आ जाती है एवरेज तो जनरल इंस्टेंटेनियस भी कर ही लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करना है? सी हेयर, इसके लिए फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है ए बी बी इज चेंजिंग इनटू सी सी एंड डी डी। अब ये ए बी सी डी और फिर दोबारा से ये स्मॉल लेटर में ए बी सी डी क्या है, इसको ज़रा समझो। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ये है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, +1 में भी क्यू ही है आपने स्टोक्योमेट्रिक में। अब इसमें
यहाँ H2 की वैल्यू 3 है, NH3 की वैल्यू 2 है, बट N2 की वैल्यू कितनी होगी? बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी, नहीं दिया तो 1 ही होगी। तो ये जो आपके पास कैपिटल लेटर्स में दिए हैं ABCD वो ये है, मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस तरफ होंगे तो रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ दिए हैं तो प्रोडक्ट्स, ठीक। और जो इनके कोफिशिएंट हैं 1, 3, 5, 6 वो ये हैं, ये क्या होगा? इनके कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं C+O2 की तो CO2, तो यहाँ सब ये इनकी वैल्यू क्या होती है? ओनली 1, 1, ठीक। तो ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब इसका यूज़ करके आपको कैसे जनरल एक्सप्रेशन बनाना है, सी हेयर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो आ चुका है एक बार प्रीवियस ईयर में, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक न्यूमेरिकल भी है आपके पास, 2 न्यूमेरिकल्स हैं पूरे सिलेबस में इसी बेसिस पर ही। फर्स्ट सी कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, तो आई एम राइटिंग ओनली रेट इज़ इक्वल टू, नाउ सी, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? लगातार डिक्रीज होगी, दैट्स वाई माइनस। जहाँ पर भी आपको रिएक्टेंट्स लिखने हैं वहाँ माइनस लिखोगे आप, प्रोडक्ट्स हैं तो पॉजिटिव प्लस साइन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब आपके पास जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ए, और इसके बाद डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, वही चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम, एंड ए मीन्स 1 बाय ए मीन्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से जस्ट डिवाइड करना है, बाकी सब वही रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ प्लस नहीं लिखोगे आप, दोबारा से इक्वल ही करोगे। इसको अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में ही कैसे करना है। तो दोबारा से वही यहाँ पर क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, माइनस तो आएगा साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, 1 बाय बी इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। नाउ ये दोनों हो गए, अब ये बचे हुए हैं प्रोडक्ट हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 1 बाय सी इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू अगेन 1 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी इनटू डेल्टा टी। ये एक जर्नल एक्सप्रेशन हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब आपको इसको क्रैम नहीं करना है, समझना है एक्चुअल में कि हुआ कैसे, वाई वी आर डिवाइडिंग इट विद द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, लॉजिक क्या है। जब तक वो समझ नहीं आएगा फिर तो आप ये भूल भी सकते हो। एक बार याद करोगे दोबारा से पता नहीं क्या ABCD दी हुई है और आप भूल जाओगे। सी हेयर, इसको समझते हैं कैसे। ये तो एक जस्ट सिंपल एक्सप्रेशन थी, बट समझने के लिए हमें एक रियल लेना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं दोबारा, क्योंकि इसी पर ही बेसिस एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। सेम रिएक्शन आपके पास आएगी एक जीरो ऑर्डर में, तो N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक। अब इसकी अगर मैं बनाता हूँ जर्नल एक्सप्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा? कुछ 1 ही था तो छोड़ दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं करने की, सिंपल डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी अगेन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहाँ पर ये 3 था, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, इनटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय T इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस साइन लगाना था आपको क्योंकि ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट है, माइनस साइन है, ये प्रोडक्ट आ गया, तो सिंपली 1/2 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा T। ये इसकी जर्नल एक्सप्रेशन हो गई। अभी भी समझ नहीं आएगा कि क्या लॉजिक है, इसको हमने 1/3 या 1/2 से डिवाइड किया। अब देखो, अब समझो जरा, इतना तो हमने किया है पहले 10th क्लास तक भी, और इवन +1 में भी किया हुआ डिटेल में। यहाँ क्या शो कर रहा है? जब इसका 1 मोल यूज़ होगा
तो इसके कितने मोल यूज होंगे 3 मोल, इसके कितने होंगे 2 मोल। मीन्स इसके रिस्पेक्टिव में इसकी डिक्रीज होने की कितनी रेट है, कितनी स्पीड है। मतलब अगर 1 मिनट में इसका 1 मोल डिसअपियर हुआ, इसका 1 मोल डिसअपियर हुआ, इसके कितने मोल डिसअपियर होंगे 3, ये कम होंगे ना, और ये बढ़ेंगे। तो जितने टाइम में ये 1 कम होगा उतने में ये 2 बढ़ेंगे, जितने में ये 3 कम होंगे उतने ही टाइम में ये 2 बढ़ जाएंगे। मीन्स इन रिस्पेक्ट टू दिस इट मीन्स हम अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल समझने के लिए देखो, ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल था, अब इसको ऐसे समझते हैं मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर सबको इक्वल किया है, इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल लिख रहा हूँ 1/3 इंटू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अगेन रेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब जरा ध्यान देना, देखो इसको आप छोड़ दो, अब इस कंसेप्ट यहाँ पर आप फोकस मत करना, ये आपका अलग हो गया, अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो जितने टाइम में ये इतना, इसका रेट ये है, तो अब इस 1/3 को आप ऐसे कर सकते थे इंटू 3, मीन्स जितने टाइम में ये 1 है इसका रेट, इसका कितना हो गया 3, क्योंकि जितने टाइम में ये 1 यूज़ हुआ ये 3 यूज़ हुए, और ऐसे ही ये 1/2 था तो 2 को आप यहाँ ले जाओ, इसका रेट कितना हो गया डबल, इसके बनने का रेट इसके मुकाबले डबल है, और इसका रेट इसके मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन जर्नल एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका लॉजिक था कि इसको हमने स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया। ठीक, और अब लास्ट चीज़, इसी जर्नल एक्सप्रेशन को अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखना होता तो सिंपली जहाँ पर आपका डेल्टा लिखा हुआ है वहाँ पर आप डी लिख दो। डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, चेंज कैसा होगा, वेरी स्मॉल। तो एक स्मॉल चेंज जिसको हम मेज़र कर सकें उसके लिए डेल्टा साइन का यूज़ करेंगे, और जब आपका चेंज बहुत स्मॉल है जिसको आप इजीली मेज़र नहीं कर सकते उसके लिए डी। तो बस इंस्टेंटेनियस के लिए आपको केवल जहां डेल्टा लगाया था वहां पर डी का यूज़ करना है, एंड यू विल फाइंड द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बट 95% चांसेस आर देयर दैट क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, so it's over for today, and tomorrow we'll discuss some of the formulas and numericals of this rate of reaction. Okay.